प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप लोग। द सिविक्स रूम में आपका स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको सिविक्स, जिसे हम हिंदी में नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन कराया जा रहा है। और यह चैनल पूरी तरीके से नागरिक शास्त्र पर आपको सिखाने पर निर्भर करता है, यही उसका उद्देश्य है। फिलहाल हम कक्षा 11 को पढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में कई एक कक्षाओं के लिए वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। खैर, हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की, जिसका नाम है संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, हम संविधान के सिद्धांत और व्यवहार दोनों चीज़ों का, दोनों पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं। और फिलहाल हम चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों की वीडियोस आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहे नहीं, मस्ट है आपको देखने के लिए कि आप देखिए ही देखिए। कम से कम आप प्लेलिस्ट की पहली वीडियो ना देखें तो कम से कम चैप्टर की जहाँ शुरुआत होती है उससे देखें, क्योंकि इस वीडियो में थंबनेल पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा चैप्टर 1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस नाम से। तो यहाँ आपको पार्ट 1 से स्टार्ट हो चैप्टर 3, वहाँ से वीडियो देखना शुरू करें। कारण उसका यह है कि जब हम एक ऐसी वीडियो में पहुँचते हैं जहाँ वो तीसरे या चौथे या दूसरे नंबर की होती है, तो भूमिका के रूप में हमें उतना कुछ खास समझ में नहीं आता उस करंट वीडियो में। तो उसके लिए आपको एक इंट्रोडक्शन प्राप्त होना चाहिए पहले से। तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर का नाम यही है और इसके माध्यम से हमने यह देखा चुनाव क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्यों होता है, संविधान में इसके लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत सरल सा तो होता ही है चुनाव, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया। इन सबको संविधान में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और तमाम सारे प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो फिलहाल हमने देखा था कि किस तरह से दो प्रकार की चुनाव पद्धतियाँ थीं। पहली थी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या था कि एक निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें कई लोग चुनाव के लिए खड़े हैं, जनता उनको वोट देगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वह व्यक्ति जीत जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको टोटल वोट्स का 50% तो मिलना ही चाहिए, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई किसी को 5 वोट मिले हैं, किसी को 7 मिले हैं, देखिए किसी को 5 मिले हैं, किसी को 7 मिले हैं, किसी को 9 मिले हैं, किसी को 12 मिले हैं। तो कौन जीत गया? 12 वाला। जबकि लोग उसमें कितने थे? मान के चलो 50 लोग थे, बाकी ने वोट ही नहीं किया, केवल इतने ही लोगों ने वोट किया, तो 12 वाला जीत गया। तो सोच के देखिए, पूरे 50 में से सिर्फ 12 लोग उसको चाहते थे और तब भी डी नामक कैंडिडेट जीत चुका है। यह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें होता क्या है कि बाकियों को दिए गए वोट व्यर्थ हो जाते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं रहता, ये इनके वोट व्यर्थ हो जाते हैं। बाकी जो छोटे छोटे समूह होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, जिनके वोट्स कम होते हैं, उनके प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचता है, उनके हितों को साधने वाला कोई नहीं होता। जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, वह चुनाव जीत जाता है। और भारत के अधिकांश चुनाव में इसी प्रणाली को समर्थन मिला है, स्वीकार किया गया है। दूसरा हमने चीज़ देखी थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर। इसमें क्या था? ये एक दूसरा तरीका है। यदि एक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें कई एक लोग हैं या कई एक चलो, अब इसमें पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। जैसे मान के चलिए, एक पार्टी है XYZ, एक है ABC, संख्या है ज़्यादा, कई लोग चुने जाने हैं इसमें से, कई लोग, ठीक है, एक ही निर्वाचन क्षेत्र और कई लोग इसमें चुने जाने हैं। मान के चलो 17 लोग चुने जाने हैं। तो ABC नामक पार्टी अपने 17 कैंडिडेटों की सूची जारी करेगी, XYZ अपनी 17 कैंडिडेट्स की सूची जारी करेगी, मान लो, ठीक है, 17। अब इस पूरी निर्वाचन क्षेत्र को वोट देना होगा, और वोट ये किसको देंगे? पार्टी को। तो मान के चलिए इसको वोट मिले 30% और ABC को मिले 70% वोट। क्लियर? अब होगा क्या? नॉर्मली विनर कौन है? ABC। तो क्या ABC के जितने 17 लोग थे वे सभी जीत चुके हैं?
ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा खेल है। खेल क्या है कि एबीसी नामक जो पार्टी थी उसको केवल 17% सीटें मिलेंगी, 17% सीटें मिलेंगी, 70। तो वही 17 सीटें थी, इसका 70% निकाल लीजिए। तो 17 का 70% कितना होगा, लगभग 11.9 या फिर 12। तो 12 सीटें किसको, तो इसके जो 12 कैंडिडेट्स हैं वो जीत जाएंगे। 12 कैंडिडेट्स कौन होंगे ये डिसाइड करेगी खुद पार्टी। और बाकी कितने बच्चे, 5। तो 5 सीटें किसे मिल जाएंगी, XYZ को। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिन लोगों ने वोट दिया उसका किसी का वोट व्यर्थ नहीं हुआ। ठीक भाई, अगर 30% वोट्स XYZ को मिले तो उसको सीटें भी तो मिल रही हैं 30%। 17 की 30% कितनी हुई, लगभग 5। क्लियर हो गया। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति की वोट को व्यर्थ नहीं गया। और ऐसे में ये जो छोटे छोटे समूह होते हैं जिनके हितों को कोई नहीं सुनता, बहुसंख्यक लोग नहीं सुनते, वे भी इसमें खेल में आ जाते हैं। ठीक है, उनको भी प्रतिनिधित्व तो मिल जाता है। तो ये दो प्रकार थे। एक यह फ़ायदा किसको पहुंचाता है, यह फ़ायदा पहुंचाता है अल्पसंख्यकों को जिनकी संख्या कम होती है, जो बहुलवादी समाज होते हैं। और यह फ़ायदा किसे पहुंचाता है, बहुसंख्यक लोगों को। यहाँ पर जो चुनाव होते हैं थोड़ा कठिन प्रकार के होते हैं, समझाना पड़ता है। यहाँ पर चुनाव आसान होते हैं। तो जहाँ शिक्षा कम होती है वहाँ ये भी चुनाव होते हैं, ये सरल होते हैं, ये थोड़े से कठिन होते हैं। भारत में एक तरीका और भी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व में। एक तीसरा तरीका चलता है, वह चलता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय। ये सब बता चुका हूँ मैं। मत पद्धति। और जब हम राष्ट्रपति या कार्यपालिका और उसका प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें वोट तो दिया जाता है लेकिन इसमें वरीयता के अनुसार दिया जाता है। मान के लो 5 लोग खड़े हैं, अब एक कैंडिडेट है उसको वोट देना है 5 लोगों को। ठीक है, तो यह नहीं कि इन 5 कैंडिडेट में से वह किसी एक को वोट देकर चला आएगा, नहीं, वह किसी एक को वोट देगा अपनी पहली प्रेफरेंस के रूप में कि मैं ये चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जीते। अगर ये ना जीते तो दूसरी प्रेफरेंस है इस व्यक्ति को, ये भी ना जीते तो तीसरी हमारी इच्छा है इसकी, ये भी ना जीते चौथी इच्छा है हमारी ये। तो एक व्यक्ति वरीयता क्रम में सभी को वोट देता है, यह और टिपिकल है। ठीक है, फिलहाल भारत में मुख्य चुनावों में किसको शामिल किया गया है, FPTPS को, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को। और बाकी इन पद्धतियों में हमने किस किस को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, साथ ही साथ राज्यसभा को और MLC जैसे बोलते हैं विधान परिषद, इन चुनावों में इसका इस्तेमाल किया है। और यह सभी चुनाव डायरेक्ट नहीं होते हैं, यह सभी चुनाव डायरेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। इसमें जनता वोट नहीं देती है, जनता उतनी शिक्षित नहीं है, ऐसे में जनता इतनी कठिन पद्धति में वोट नहीं दे सकती। तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगला टॉपिक जो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे वह करेंगे निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण। यह हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण यह है कि जब हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से सारे पद भर लेते हैं, ऐसे में यह अधिकांश तौर पर बहुसंख्यकों को जिताता है जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। अभी तक भारत में, यह भारत का एक इतिहास है कि अभी तक भारत को कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं मिला है अभी तक के रिकॉर्ड में। उसका कारण क्या है, मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं है कि वे प्रधानमंत्री चुन सके अपनी इच्छा से। वो वोट देते हैं, अपना विधायक चुन सकते हैं, सांसद चुन सकते हैं, लेकिन सारे के सारे विधायक और सारे के सारे सांसद इस बात पर समर्थन कर जाएं, या कोई एक ऐसी इतनी बड़ी पार्टी जो सिर्फ मुस्लिम्स के वोट लेकर पूरे भारत का प्रधानमंत्री बन सकती है, यह अभी तक तो संभव नहीं हुआ है। अभी तक हम इतने लिबरल नहीं हुए हैं कि हम ऐसा कुछ कर पाएँ। एक बार ऐसा हुआ जब अमेरिका में, हमारे यहाँ जिस प्रकार जाति और धर्म को लेकर भेदभाव है, वहाँ अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट्स को लेकर है, काले और गोरे लोगों को। तब जब अमेरिका में लगभग 200-250 सालों के बाद एक राष्ट्रपति चुने गए, बराक ओबामा। बराक ओबामा वहाँ के इतिहास के पहले काले राष्ट्रपति थे।
वहाँ के कालों की जनसंख्या बहुत कम है, ब्लैक्स की, तो उनके हितों का प्रतिनिधित्व भी कोई नहीं करता है। उनकी संख्या कुछ कम है, वे अल्पसंख्यकों में हैं। ऐसे में यह समीकरण कभी बन ही नहीं पाए कि उनका समाज का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद तक पहुंच सके। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अश्वेतों को उनका एक राष्ट्रपति मिला, बराक ओबामा, और इस बात की काफ़ी चर्चा हुई उस समय में। लेकिन अभी तक भारत को कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग इतने लिबरल हो सकें कि हम एक अपने आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में, अपने भारत के प्रधानमंत्री रूप में किसी एक मुस्लिम को देख सकें। राष्ट्रपति कई लोग हो चुके हैं, फिलहाल प्रधानमंत्री के पद पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इससे दिक्कत क्या होगी? क्या जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको किसी प्रकार का भय या डर पैदा हो सकता है कि नहीं, हम अपना व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना सकते या अपना व्यक्ति विधायक नहीं बना सकते? कोई भी निर्वाचन क्षेत्र हो, कुछ एक तो होते हैं, लेकिन अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में अगर हम पूरे भारत की बात करें तो आबादी का लगभग 17 से 18% ही मुस्लिम्स के पास में है। ऐसे में उनके हितों का प्रतिनिधित्व तो कभी हो ही नहीं पाएगा। कारण उसका क्या है? 80% हिंदू हैं, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा ही तो सीटें ना नहीं होती हैं। तो ऐसे में इनका क्या होगा? तब एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है, या फिर इनको अलग रख देते हैं। तब एक कॉन्सेप्ट शुरू, इसमें हम महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं का क्या होगा? फीमेल्स का क्या होगा? इनकी संख्या भी कम है, हालांकि आधी आबादी है, लेकिन उतनी शिक्षित नहीं है। हम बात करें आदिवासी लोगों की, हम बात करें एससी की, हम बात करें एसटी की, ठीक, इनको ये अपने हित या अपने व्यक्तियों को कैसे ऊपर तक बेच पाएंगे विधानसभा या लोकसभा के स्तर पर? तब हम एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है, आरक्षण, कि क्या कुछ सीटों को आरक्षित किया जा सकता है महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, या एससी के लिए, या एसटी के लिए? क्योंकि इस पैराग्राफ में यही हम देखेंगे कि छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। और है क्या कि भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है यह। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियाँ हर जगह जीत जाएंगी, और दलित, उत्पीड़न या उत्पीड़ित समाज समूहों का कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस बात से या इस कठिनाई से वाकिफ थे। वो जानते थे कि इस एफपीटीपीएस से नुकसान तो हो सकता है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। तो क्या हो सकता है? तो स्वतंत्रता से पहले भी इस विषय पर बहस हुई थी। तो इसके दो समाधान हैं। पहला समाधान है पृथक निर्वाचन मंडल। यह क्या होता है? इसमें यह होता है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है और वह चुनाव में खड़ा हुआ है, तो उसे वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग दे सकते हैं, और वह व्यक्ति वहाँ से जीत भी जाएगा क्योंकि मुस्लिम लोग वोट डाल रहे हैं। ठीक, तो इससे होगा क्या? इसके अगर हम इतिहास के बारे में बात करें कि, और थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, तो यह इसकी शुरुआत हुई थी 1909 से। अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। उसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, जिसमें मुसलमान मतदाता ही वोट डाल पाएंगे और मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि जिस समुदाय का व्यक्ति होगा, तो ऐसे में अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग मतदाता सूची जारी की जाएगी। प्रत्येक समुदाय अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेगा, और अन्य समुदाय उस चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। यह इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले मुसलमानों को इसको दिया गया था, बाद में सिख, ईसाई और अन्य समुदायों में भी इसको बढ़ाया गया। इसके सकारात्मक पक्ष तो यह कहते हैं कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों को अलग से प्रतिनिधित्व मिलता रहता है, उनकी राजनीतिक आवाज़ मजबूत होती है। लेकिन इससे होता क्या है? इससे सोसाइटी धार्मिक आधार पर विभाजित हो जाती है। यही उम्मीदवार हैं, यही मतदाता हैं, तो ये लोग इन्हीं के पास जाएंगे।
ठीक। ऐसे में समाज बँट जाएगा धर्म के आधार पर कि मुसलमान मुसलमान अलग हो जाएंगे, हिंदू हिंदू अलग हो जाएंगे। ठीक। और इससे होगा क्या, ये अंग्रेजों ने शुरुआत क्यों की थी, फूट डालो राजनीति करो के आधार पर, कि ऐसे में जब मुसलमान अलग हो जाएंगे तो हम मुसलमानों की तुष्टीकरण करके उन्हें हम भड़का के हिंदुओं के खिलाफ और फूट डाल के और आपस में लड़ा के हम राज करते रहेंगे। ठीक है। और जब ये समाज अलग अलग हो जाएगा तो इससे राष्ट्र में जो एकता और अखंडता की बात होती है इसको नुकसान पहुंचेगा। राष्ट्र जो होगा हमारा अलग अलग धार्मिक समुदायों में बट जाएगा और जब कभी एकता की बात आएगी तब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए और यही कारण है कि जब 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के तहत जब इसको दिया गया मुसलमानों को, और बोला जाता है कि पाकिस्तान की नींव यहीं से पड़ी। पाकिस्तान का भारत से विभाजन का सबसे पहला और प्रमुख कारण यही पृथक निर्वाचक मंडल है। ऐसे में ये लोग अपने आप को अलग समझने लगते हैं। ठीक। तो और अंततः इसकी परिणति क्या हुई, विभाजन। और जब 1919 के अधिनियम से इस पृथक निर्वाचक मंडल को ईसाई या सिख या अन्य लोगों तक पहुंचाया गया, तब गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंततः इनसे वह चीज़ हटा ली गई। केवल यहीं तक सीमित रह गया था मामला, क्योंकि यह वापसी हो नहीं सकती, 10 साल हो चुके थे इसको। तो अंततः यदि यह चीज़ अन्य समुदायों तक ही पहुंच गई होती तो आज हो सकता है भारत कई एक नहीं होना चाहिए, भारत कई एक टुकड़ों में हो सकता था, कभी ऐसा ना हो। लेकिन उस समय उन लोगों से वह पृथक निर्वाचक मंडल को हटा लेने का कारण यही था कि इससे समाज धार्मिक आधार पर बढ़ता है या जातीय आधार पर बढ़ता है। तो इसका दूसरा कारण क्या है कि जो अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है एफपीटीपीएस में, इसमें दूसरा एक समाधान यह है कि हम सीटों को आरक्षित करेंगे, आरक्षित या आरक्षण देंगे। आरक्षण क्या देंगे कि इस समाज से या इस विधानसभा क्षेत्र से या इस चुनावी क्षेत्र से इस बार आरक्षण के रूप में एससी व्यक्ति ही खड़ा होगा। ठीक है। और इसको वोट सभी लोग डालेंगे। इन सभी लोगों की मजबूरी ये है कि इन एससी किसी न किसी एससी व्यक्ति का ही यहाँ से जीतना हो पाएगा। ये उम्मीदवारी का चुनाव या पर्चा दाखिल केवल एससी का व्यक्ति कर सकता है, वो कितने भी हों, वही 4-5 एससी एक साथ खड़े हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 एससी में से जीतेगा कौन, एससी। ठीक है। कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जीतेगा। अब इस चुनावी क्षेत्र में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं या ठाकुर भी हैं, ओबीसी के भी हैं, जनरल के भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं। अब ये लोग अपना प्रतिनिधि इसी को बनाएंगे। इससे क्या होगा, तो यह होगा कि ये सोसाइटी अलग अलग नहीं होगी, ये सोसाइटी एक मत रहेगी। यह सोसाइटी एक साथ सभी धर्म के लोग, व्यक्तियों के लोग आके अपने प्रतिनिधि से बात करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो एकता और अखंडता है यह सुनिश्चित हो पाएगी। तो हम अपने स्थानों को कुछ एससी लोगों को, कुछ एसटी लोगों को और महिलाओं को हम आरक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किताब क्या कहती है। लिखा है संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस बात पर शंका भी थी कि ऐसे में देश बँट सकता है। तो उनका विचार था कि व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सही मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। सीधी सी बात यह है कि इस क्षेत्र में 80% मान के चलो जनरल के लोग हैं, 10% एससी के लोग हैं और अगले 10% में ओबीसी के लोग हैं। अगर एफपीटीपीएस है तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए इस समुदाय का, इसको सबसे कम वोट मिलेंगे तब भी जनरल का व्यक्ति आराम से जीत जाएगा चुनाव और हमेशा जीतता रहेगा। तब ऐसे में इस क्षेत्र के एससी और ओबीसी का क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा, इनकी बात कौन सुनेगा। तब समय समय पर रोटेशन के आधार पर कभी ऐसा होगा कि एससी की ही सीट आएगी। अब यहाँ से केवल चुनाव कौन लड़ सकता है, एससी। तब इनको भी वोट इसी को डालना होगा और कुछ नहीं है इसमें गुंजाइश, कोई ले दे के कुछ काम नहीं हो सकता। ये निर्वाचन आयोग तय करता है कौन सी सीट इस बार आरक्षित है। और जो भी छात्र छात्राएं गांव या वार्ड से
संबंधित रखते होंगे, थोड़ी राजनीति दिलचस्पी रखते होंगे, तो ये होता है कि प्रधानी सीट इस बार एससी की आ गई है, इस बार ओबीसी की आ गई है, इस बार महिला सीट आ गई है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यही कारण है कि उस क्षेत्र की हर एक जाति का उत्थान हो सके समय समय पर। अनेक ऐसे जाति सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी संख्या इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें। यह बात हो रही है कि उन छोटे छोटे लोगों की, जिनके ग्रुप्स बहुत छोटे छोटे हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन पूरे देश में नज़र डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि संख्या उतनी हर निर्वाचन क्षेत्र में छोटी सी अवस्था में, हर निर्वाचन छोटी सी अवस्था में, तो ऐसे में होगा क्या? ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमने सीटों को आरक्षित करके उनके फायदे पहुंचाएंगे। संविधान अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। ध्यान रखना, एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण की लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है। शुरुआत में यह 10 वर्ष के लिए थी। जो लोग आरक्षण के विरोधी होते हैं वह इस बात को बोलते हैं कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था केवल, तो भाई आरक्षण सीटों के संदर्भ में दिया गया था। कहाँ पर? लोकसभा और विधानसभाओं में। अनेक संविधान संशोधनों के द्वारा इसे 2020 तक कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद 2020 में भी इसको और आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है, बढ़ा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। बिल्कुल सही है, तरीका भी होना चाहिए कि भाई पूरे देश की आबादी में मान के चलिए एससी का 15% हिस्सा है और एसटी का है 7.5%, ओबीसी का है 27% मान लीजिए। तो फिलहाल ओबीसी की बात तो नहीं हो रही, केवल एससी और एसटी की बात हो रही है। तो सीटें भी वही उनको 15% तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। तो जो आरक्षण है एससी को 15% और उनको 7.5%। उसी आधार पे 553 निर्वाचित सीटों में से 84 अनुसूचित जाति की हैं, 84 सीटें एससी को प्राप्त है। वही 543 का आप लगभग 15% या 16% निकालेंगे तो 84 आएगा, और एसटी जो कि 7.5 या 8% है उनकी 47 सीटें आरक्षित कर दी गई। तो जब लोकसभा होगी तो उसमें से 84 सीटों पर एससी के ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 की सीट तक थी, आगे भी ये चीज़ बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कौन यह तय करेगा, किस आधार पर निर्णय लिया जाएगा, यह सब कुछ क्या होगा, कैसे होगा, तो यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे हम परिसीमन आयोग कहते हैं। एक नई चीज़ है कि कौन निर्धारित करेगा सीटों का, तो वो कौन करेगा? पहले तो कितनी सीटें होंगी, वह सीटों का क्षेत्र कौन कौन सा होगा, उनकी सीमाएं क्या क्या होंगी, और वह सीटें आरक्षित होंगी कि सामान्य होंगी, इसका निर्णय कौन करेगा? परिसीमन आयोग। इसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, ठीक। इसके बारे में जानते हैं। तो अब अगला कार्य है परिसीमन आयोग के बारे में जानना। तो आयोग, सबसे पहले एक शब्द आया एक नया यहाँ पर, आयोग। आयोग क्या होता है? आयोग एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक संघ होता है और उसका एक निश्चित कार्य होता है, ठीक है। यह जो संघ है उसे शक्ति या तो संविधान से प्राप्त होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर संसद द्वारा बनाए गए किसी लॉ से, कानून से, ठीक। यह इसका एक निश्चित कार्य होता है। कई सारे आयोग आपने सुने होंगे, नीति आयोग, चुनाव आयोग, ठीक। ऐसे ही है परिसीमन आयोग। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। यह एक संवैधानिक आयोग है, यह संवैधानिक निकाय है जिसको शक्ति संविधान से प्राप्त होती है। इसका गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसका काम क्या है? यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करती है। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव कराना पूरे देश में। और इसका काम क्या है? चुनाव आयोग की हेल्प करना। किस प्रकार से? कि यह इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। यह क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह पूरा भारत है, यहाँ से देखिए, यह पूरा मान के चलिए ये भारत है,
ठीक है। अब इस पूरे भारत में जो परिसीमन आयोग होगा, ये छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बना लेगा एक निश्चित जनसंख्या के, ठीक है, छोटे छोटे। तो कुल इनकी संख्या कितनी है? 543, ठीक। और हर एक क्षेत्र से, हर एक क्षेत्र में निश्चित जनसंख्या है। वह जनसंख्या वोट देकर किसी एक व्यक्ति को जिताएगी। हर ग्रुप से एक व्यक्ति आएगा। और क्यों जिताया है इस जनसंख्या ने इसको? इसे दिखाया कि आप हमारे लिए नियम बनाइए हमारे हितों में, ठीक है। हमारे क्षेत्र को क्या चाहिए? हमें हेडपम्प चाहिए, हमें बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए या सुरक्षा चाहिए। आप सभी लोग इकट्ठे हो जाओ। कहाँ पर? दिल्ली में। आपकी एक सभा होगी, ठीक है, जो कार्य करेगी कानून बनाने का, और इसी को नाम दिया गया लोकसभा। आम जनता की सभा, लोगों की सभा। अब लोग डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, तो वो अपने अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं। यही तो चुनाव का काम है। तो 543 लोग। तो ये जो ग्रुप्स बनाने का काम है, चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, ग्रुप्स बनाना नहीं है। तो ग्रुप्स बनाने का काम किसका है? इसका, परिसीमन आयोग का, डिलिमिटेशन कमीशन। तो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। और प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। मान के चलिए यूपी है, यूपी में ग्रुप्स कितने बने हैं लोकसभा के? 80 सीटें हैं, ठीक है। अब इस 80 में से यूपी में एससी और एसटी की जितने प्रतिशत आबादी होगी, उतनी प्रतिशत सीटें एससी और एसटी की हो जाएंगी। समझ में आ गया? ठीक। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखेगा। वही मैंने बताया। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, यह उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है कि अब वहाँ से एससी की सीट होगी। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। क्या? आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। पूरे देश का अनुसूचित जातियां हैं, तो ये जो कोटा है वो पूरे देश में फैलेगा। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, तब इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। प्रयास किया जाता है कि पूरे देश में इनको प्रतिनिधित्व मिल सके। संविधान अन्य उपेक्षित कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता, किसी और के लिए नहीं करता। यह एससी और एसटी के लिए यह कार्य करता है। लिखा है इधर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग जोरदार ढंग से उठ रही है। उठ नहीं रही है, यह मांग पूरी भी की जा चुकी है। महिलाओं को कितना? 33% आरक्षण अब लोकसभा में और राज्यसभाओं में भी दिया जाएगा। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, तो उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। कारण क्या है? पूरे भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, और आधी आबादी मेल्स की है और फीमेल्स की है, ठीक। लेकिन उनकी संख्या इतनी सारी है, ऐसे में उनके लिए कानून वे खुद बना सकती हैं। उनके लिए उनके हितों की चीज़ें समझना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन संसद में अधिकांश पुरुष हैं, और संसद का काम क्या है? कानून बनाना। तो ऐसे में महिलाओं की जो संख्या है संसद में है ही नहीं। लोकसभा में बहुत कम है, कुछ ही परसेंटेज है। होनी चाहिए 50 तो करें, 50 तो नहीं, लेकिन 33% महिलाओं की आरक्षित कर दी जाएंगी कि उन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी। ऐसे में उनकी संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित पहले से ही हैं, ठीक है। जब हम प्रधानी की बात करते हैं या शहरों में जो वार्ड मेंबर या मेयर या महापौर के चुनाव होते हैं, वहाँ पर महिलाओं की 33% आरक्षण अभी भी है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में हो गया है, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है।
और लोकसभा विधान संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह था आपका परिसीमन आयोग और आरक्षण। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा? पहला आपने सीखा कि निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण कैसे होता है। उसके बाद आप एक नई चीज़ सीखी, पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है, जो आज की डेट में नहीं है। उसके बाद आपने क्या सीखा? परिसीमन आयोग, और परिसीमन आयोग किस प्रकार पूरे देश में क्षेत्रों का बंटवारा करता है और साथ ही साथ आरक्षण का भी निर्धारण करता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे होते हैं। हमने अभी संस्थाएं देख ली, हमने चुनाव आयोग, ठीक है, हमने निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग के बारे में जान लिया, वह क्या काम करता है। हमने परिसीमन आयोग के बारे में जान लिया, वह काम क्या करता है। हमने आरक्षण की चीज़ें जान ली, वह क्या होती हैं। ठीक, हमने यह जान लिया कि जो शुरुआत के वीडियो में देखा था कि जो उनकी प्रक्रिया है, चुनावों की प्रक्रिया, वह क्या है। हमने 2 प्रकार की प्रक्रियाएं देखी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम देखा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखा। हमने हर चीज़ देख ली। अब देखते हैं कि भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कैसे हम देश में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र कराते हैं। यदि चुनाव में गड़बड़ियाँ या धांधली होती है तो ऐसे में एक ही पार्टी जीतती रहेगी, या फिर अवैध रूप से किसी प्रकार के चुनाव होंगे तो उसमें अयोग्य व्यक्ति या जो लोकप्रिय व्यक्ति है उसका चयन ना हो करके किसी दबंगई या कोई ऐसा व्यक्ति जो करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, जो निष्पक्ष नहीं है, तो ऐसे में उसके शासक बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में किसी भी देश के लिए यदि चुनावों की प्रक्रिया या लोकतंत्र तभी स्थायित्व रह सकता है जब उसमें चुनावों की निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रणाली हो, वहाँ पर चुनाव बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, तब और हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति को प्रॉपर उसको लगे कि उसके साथ न्याय हुआ है। ये हम देखें अगली वीडियो में। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के बाद हम देखेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, यह है आपका निर्वाचन आयोग, इसके लिए प्रॉपर एक अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। और लास्ट में आके, ये लंबी थोड़ी वीडियो हो जाएगी, लास्ट में आके हम चुनाव में यदि किसी प्रकार के सुधार की बात होती है तो मेरे ख्याल से अभी 2 वीडियोस और आएंगे। ठीक, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और साथ ही साथ खुद लाभ उठाइए, दोस्तों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित कीजिए। और यदि कोई समस्या है कमेंट कर सकते हैं, और जो छात्र मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो कक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।